जरा सोचिए, सिंगापुर या फिनलैंड जितनी पॉपुलेशन अचानक गायब हो जाए। शॉकिंग है ना? लेकिन ठीक ऐसा ही हुआ है वेस्ट बंगाल की वोटर लिस्ट में। एक ही स्वीप में 58 लाख नेम्स डिलीट कर दिए गए। ये गोस्ट वोटर्स थे या कोई पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक, या फिर सिर्फ एक टेक्निकल क्लीनअप? और सबसे जरूरी सवाल, इज योर नेम स्टिल ऑन द लिस्ट? आज हम डेटा के साथ डिकोड करेंगे बंगाल का बिगेस्ट वोटर क्लीनअप। अब समझते हैं कि वेस्ट बंगाल में ये वोटर क्लीनअप आखिर शुरू क्यों हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी हाल के सालों का सबसे बड़ा इलेक्टोरल वेरिफिकेशन ड्राइव। जैसे ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आई, एक आंकड़े ने सबको चौंका दिया। 58 लाख नेम्स डिलीटेड। ये डिलीशन रैंडम नहीं है, बल्कि डोर टू डोर वेरिफिकेशन और डाटाबेस क्लीनअप का नतीजा है। इस का कोर ऑब्जेक्टिव है इलेक्टोरल रोल प्योरिफिकेशन, मतलब एक ऐसा वोटर लिस्ट बनाना जिसमें एरर की कोई गुंजाइश न हो। जांच में करीब 24 लाख डिजीज्ड वोटर्स और लगभग 19.8 लाख शिफ्टेड वोटर्स सामने आए। इसके अलावा डुप्लीकेट एंट्रीज हटाई गई, जहां एक ही व्यक्ति मल्टीपल प्लेसेस पर रजिस्टर्ड था। फाइनल गोल साफ है, 1 पर्सन 1 वोट। कोई फेक एंट्री नहीं, कोई बोगस वोटिंग नहीं। लेकिन टाइमिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एक्सरसाइज हो रहा है वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस 2026 से पहले। ऑपोजिशन पार्टी सालों से गोस्ट वोटर्स का आरोप लगाती रही है और सर को उसी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इसीलिए इसे लोग 2.0 भी कह रहे हैं। स्केल में बड़ा, रूल्स में सख्त। फरवरी 2026 से पहले एक क्लीन वोटर डाटाबेस लॉक करने की तैयारी। अब जरा डिटेल में समझते हैं कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एक्चुअली है क्या। ये कोई रूटीन एनुअल अपडेट नहीं है जहां वोटर्स खुद आकर चेंजेस बताते हैं। एक हाई रिगोर वेरिफिकेशन एक्सरसाइज होता है जिसमें इलेक्शन कमीशन खुद इनिशिएटिव लेता है। इस प्रोसेस में सिर्फ फॉर्म्स नहीं देखे जाते, बल्कि फील्ड वेरिफिकेशन, डोर टू डोर चेक्स और डेमोग्राफिक सॉफ्टवेयर एनालिसिस के जरिए हर एग्जिस्टिंग वोटर रिकॉर्ड को स्क्रूटनाइज किया जाता है। मतलब सवाल ये नहीं कि नाम लिस्ट में है या नहीं, बल्कि ये है कि वो व्यक्ति रील है, एलिजिबल है और उसी एड्रेस पर मौजूद है। इस पूरी एक्सरसाइज का सेंट्रल आइडिया है इलेक्टोरल सैनिटाइजेशन। गोल ये सुनिश्चित करना है कि इलेक्शंस के दौरान कोई ऐसा नाम इस्तेमाल ना हो जो ग्राउंड रियलिटी से मैच ही ना करता हो। जब इनएलिजिबल नेम्स हटते हैं तो गोस्ट वोटिंग और आइडेंटिटी मिसयूज जैसी पॉसिबिलिटीज अपने आप खत्म हो जाती है। साथ ही वोटर नंबर्स को पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस और डेमोग्राफिक पैटर्न्स के साथ अलाइन किया जाता है। वेस्ट बंगाल के केस में ये सिर्फ करेक्टिव नहीं, बल्कि प्रिपरेटरी रोल निभा रहा है। इसे एक बेस लेवल क्लीनअप की तरह देखा जा रहा है, ताकि 2026 असेंबली इलेक्शन से पहले वोटर डाटाबेस स्ट्रक्चरली साउंड हो। अब सवाल आता है, हटाए गए नाम किस तरह के थे? सबसे बड़ा हिस्सा उन वोटर्स का था जो अब डिजीज्ड हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स में एक्टिव बने हुए थे। इसके बाद आते हैं वो लोग जो परमानेंटली शिफ्टेड हो चुके हैं, यानी किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी या स्टेट में रहने लगे हैं। कुछ केसेस में वेरिफिकेशन टीम्स को रजिस्टर एड्रेस पर कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। इन्हें एब्सेंट या मिसिंग वोटर्स की कैटेगरी में रखा गया। और आखिर में डुप्लीकेट एंट्रीज, जहां एक ही व्यक्ति मल्टीपल प्लेसेस पर रजिस्टर्ड पाया गया। इतने बड़े ऑपरेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मल्टी लेड होती है। ओवरऑल सुपरविजन रहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, जो रूल्स और टाइमलाइंस तय करता है। स्टेट लेवल पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल इस पूरे प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करता है। डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं और ग्राउंड पर BLOs और एरोज होते हैं, जो लिटरली डोर स्टेप तक जाकर डेटा वेरीफाई करते हैं। यही इस एक्सरसाइज की बैकबोन है। अब बात करते हैं इस पूरे एक्सरसाइज के सबसे बड़े पहलू की, इसका स्केल। वेस्ट बंगाल में हुआ 2.0 कोई नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्शन नहीं है, बल्कि एक फुल स्केल डेमोग्राफिक रीसेट जैसा है। अगर सिर्फ नंबर्स देखें तो 58 लाख डिलीशंस इंडियन इलेक्टोरल हिस्ट्री में एक आउटलियर बन जाते हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे समझने के लिए स्टेट या डिस्ट्रिक्ट नहीं, बल्कि कंट्री लेवल कंपैरिजन करना पड़ता है। जितने नाम हटाए गए, उतनी पॉपुलेशन सिंगापुर, डेनमार्क या फिनलैंड जैसे देशों की है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये संख्या कई छोटे राज्यों के टोटल इलेक्टोरेट से भी ज्यादा है। नॉर्मली बड़े राज्यों में भी ईयरली डिलीशंस 2 से 5 लाख के बीच रहती है।
डेथ्स और माइग्रेशन की वजह से। लेकिन बंगाल में सीधे 58 लाख का जंप ये साफ बताता है कि ये रूटीन मेंटेनेंस नहीं थी। ये एक तरह का बैकलॉग क्लियरेंस था, जहां सालों से अक्यूमुलेट हुई इनएक्यूरेसीज को एक ही स्वीप में हटाया गया। दिलचस्प बात यह है कि सर दूसरे राज्यों में भी हुआ, जैसे राजस्थान और गोवा, लेकिन पॉपुलेशन एडजस्टेड डेटा में भी बंगाल का स्पाइक डिस्प्रपोर्शनेट है। इससे ये संकेत मिलता है कि यहाँ माइग्रेशन डेंसिटी, अर्बन क्राउडिंग और डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम स्ट्रक्चरली ज्यादा रही है। इसका असर ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में भी साफ दिखा। टोटल वोटर्स की संख्या करीब 7 करोड़ 66 लाख से गिरकर लगभग 7 करोड़ 8 लाख पर आ गई। एक एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी में सिंगल साइकिल में करीब 7.6% रिडक्शन बेहद रेयर माना जाता है। या तो पहले डेटा में मैसिव एरर्स थे, या फिर वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स अनयूजुअली स्ट्रिक्ट रखे गए। अब बंगाल में ये नंबर्स सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं रहते, ये सीधे पॉलिटिक्स में ट्रांसलेट होते हैं। यहाँ वोटर लिस्ट हमेशा से पॉलिटिकल वेपन रही है। ऑपोजिशन पार्टी सालों से गोस्ट वोटर्स का मुद्दा उठाती रही है। अब जब डेटा दिखाता है कि लाखों डुप्लीकेट और डिजीज्ड नेम्स हटे हैं, तो उनके लिए ये सिर्फ करेक्शन नहीं बल्कि विंडिकेशन है। लेकिन दूसरी तरफ एक और चिंता भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है। बंगाल में कोई भी लिस्ट क्लीनअप अपने साथ एनआरसी और सीए एंजाइटी लेकर आता है। करीब 12 लाख वोटर्स को जब मिसिंग या अनट्रेसेबल बताया गया, तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स और माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज में फियर पैदा होना ऑलमोस्ट इनएविटेबल था। यहाँ डिलीशन को अक्सर ब्यूरोक्रेटिक एक्शन नहीं बल्कि सिटीजनशिप थ्रेट के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि जो प्रोसेस दूसरे राज्यों में टेक्निकल माना जाता है, वही बंगाल में एक पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट बन जाता है। और आखिर में टाइमिंग। सर 2.0 को लेट 2025 में पुश करना एक्सीडेंटल नहीं है। इलेक्शन कमीशन साफ तौर पर 2026 असेंबली इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल फील्ड को सैनिटाइज करना चाहता है। आइडिया ये है कि जब एक्चुअल पोलिंग हो, तो टर्नआउट नंबर्स रियल वोटर्स को रिफ्लेक्ट करें, ना कि उन नामों को जो ग्राउंड पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब सवाल ये है कि इतने बड़े वोटर डिलीशन में लोग आखिर गए कहां? ये प्रोसेस रैंडम नहीं था, बल्कि क्लियर कैटेगरीज के आधार पर किया गया। सबसे बड़ा हिस्सा उन वोटर्स का है जो अब डिजीज्ड है। करीब 24 लाख से ज्यादा नाम सिर्फ इसलिए हटाए गए क्योंकि डेथ्स की रिपोर्टिंग सालों तक इलेक्टोरल सिस्टम में अपडेट ही नहीं हुई। ये आंकड़ा बताता है कि ग्राउंड रियलिटी और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बीच कितना बड़ा गैप जमा हो चुका था। दूसरी कैटेगरी है परमानेंटली शिफ्टेड वोटर्स की। यहाँ करीब 19 लाख से ज्यादा नाम हटे क्योंकि ये लोग अपने रजिस्टर्ड एड्रेस पर रहते ही नहीं थे। इकोनॉमिक माइग्रेशन, शादी के बाद रिलोकेशन और अर्बन मूवमेंट, ये सब अर्लियर रिविजन्स में प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं हो पाए थे। लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी जिस हिस्से को लेकर है, वो है मिसिंग या अनट्रेसेबल वोटर्स। करीब 12 लाख से ज्यादा लोग फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान कहीं नहीं मिले। इलेक्शन अथॉरिटीज इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में मिसिंग कहती हैं। लेकिन बंगाल के पॉलिटिकल क्लाइमेट में यही कैटेगरी डिसएनफ्रैंचिसमेंट फियर्स का एपिसेंटर बन जाती है। इसके अलावा एक टेक्निकल लेकिन इंपॉर्टेंट करेक्शन भी हुआ। करीब 1,38,000 डुप्लीकेट एंट्रीज हटाई गई, जहां एक ही व्यक्ति मल्टीपल टाइम्स वोटर लिस्ट में मौजूद था। इन रिमूवल्स ने पोलिंग प्रोसेस की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को सीधे मजबूत किया है। अब इसका असर सिर्फ इंडिविजुअल नेम्स तक सीमित नहीं रहता, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है टोटल इलेक्टोरेट पर। वेस्ट बंगाल में एलिजिबल वोटर्स की संख्या लगभग 7 करोड़ 66 लाख से घटकर करीब 7 करोड़ 8 लाख रह गई है। इस रिडक्शन का एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस भी होगा। फ्यूचर इलेक्शंस में पोलिंग परसेंटेज ऑटोमेटिकली ऊपर दिख सकता है, क्योंकि जो लोग वोट करने की स्थिति में ही नहीं थे, उनके नाम हट जाने से रजिस्टर्ड वोटर्स का बेस छोटा हो गया है और एक्चुअल वोटर्स का रेशियो मैथमेटिकली ज्यादा दिखाई देगा। पॉलिटिकल और सोशल इंपैक्ट भी कम नहीं है। ऑपोजिशन सालों से गोस्ट वोटर्स और फैंटोम वोटिंग की बात करता आया है। अब जब इतने बड़े स्केल पर डिलीशन सामने आए हैं, तो उनके लिए ये नैरेटिव नहीं बल्कि डेटा बैक्ड वैलिडेशन बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी काफी टेंस है। इतने बड़े पर्ज ने जेन्युइन वोटर्स में भी एंजाइटी पैदा कर दी है। बंगाल जैसे स्टेट में, जहां एनआरसी और सीए की मेमोरी अभी फ्रेश है, वहां वोटर लिस्ट से नाम हटने की खबर सिटीजनशिप से जोड़कर देखी जाती है और इसका असर सीधे एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ेगा। आने वाले हफ्तों में क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस की बार आने वाली है।
इलेक्शन मशीनरी को अब लाखों अपील्स हैंडल करनी होंगी ताकि फाइनल वोटर लिस्ट फरवरी 2026 से पहले लॉक की जा सके। यानी स्टैटिस्टिकल क्लीनअप के बाद अब असली टेस्ट शुरू होता है, एरर करेक्शन का, ट्रस्ट रिबिल्डिंग का और क्रेडिबिलिटी बनाए रखने का। अब यह समझना जरूरी है कि 58 लाख नाम हटाए जाने का मतलब कोई एक सिंगल आदेश नहीं था। इलेक्शन अथॉरिटीज ने इनएलिजिबल वोटर्स को अलग अलग कैटेगरीज में आइडेंटिफाई किया और हर कैटेगरी की अपनी वजह थी। सबसे पहले आते हैं डिजीज्ड वोटर्स। इस ग्रुप में करीब 24 लाख से ज्यादा नाम शामिल थे। ये वो लोग थे जिनका देहांत हो चुका था, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में एक्टिव बना रहा। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि फैमिलीज डेथ को फॉर्मली रिपोर्ट नहीं करती, या फिर म्युनिसिपल डेथ रिकॉर्ड्स और इलेक्टोरल डेटाबेस के बीच ऑटोमेटिक सिंक समय पर नहीं हो पाता। सालों में यही डीले पेपर पर एक पूरी गोस्ट पॉपुलेशन बना देता है। इन नामों को हटाने से सबसे कॉमन फ्रॉड यानी प्रॉक्सी वोटिंग पर सीधा रोक लगती है। दूसरी बड़ी कैटेगरी है परमानेंटली शिफ्टेड वोटर्स की। यहाँ करीब 19 लाख से ज्यादा नाम डिलीट किए गए। ये वो वोटर्स थे जो अब उस एड्रेस पर रहते ही नहीं थे जहां वे रजिस्टर्ड थे। यहाँ डिस्टिंक्शन टेम्पररी एब्सेंस और परमानेंट रिलोकेशन के बीच किया गया। जॉब्स के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाना, शादी के बाद घर बदलना या प्रॉपर्टी सेल करके शिफ्ट हो जाना, ये सब केसेस परमानेंट शिफ्ट में आते हैं। इलेक्टोरल लॉ साफ कहता है कि वोट वही डाला जा सकता है जहां व्यक्ति ऑर्डिनरीली रिसाइड करता है। अगर ऐसे नाम लिस्ट में बने रहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंसी आर्टिफिशियली इन्फ्लेट होती है और डुप्लीकेशन की समस्या पैदा होती है। तीसरी कैटेगरी सबसे सेंसिटिव मानी जा रही है, मिसिंग या अनट्रेसेबल वोटर्स। इस ग्रुप में करीब 12 लाख से ज्यादा लोग आए। वेरिफिकेशन के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स ने रजिस्टर्ड एड्रेसेस पर मल्टीपल विजिट्स किए, नेबर्स से पूछताछ हुई, नोटिसेस इशू हुए। अगर फिर भी व्यक्ति या उसका करंट एड्रेस ट्रेस नहीं हो पाया तो उसे एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर मिसिंग मार्क कर दिया गया। क्रिटिक्स का तर्क है कि इसमें कुछ जेन्युइन वोटर्स भी हो सकते हैं जो टेम्पररी वर्क या ट्रैवल की वजह से उस समय मौजूद नहीं थे। यहीं से डिसएनफ्रैंचिसमेंट का डर पैदा होता है। चौथी कैटेगरी टेक्निकली छोटी है लेकिन इम्पैक्ट के लिहाज से बहुत अहम। करीब 1,38,000 डुप्लीकेट एंट्रीज आइडेंटिफाई की गई। कुछ केसेस में एक ही पोलिंग स्टेशन पर नाम 2 बार दर्ज था और कुछ में एक व्यक्ति अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रजिस्टर्ड पाया गया, जैसे विलेज एड्रेस और सिटी वर्क लोकेशन दोनों पर। इलेक्शन कमीशन ने डेमोग्राफिक मैचिंग और फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की मदद से इन डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को डिटेक्ट किया और एक्स्ट्रा एंट्रीज डिलीट की। इस स्टेप का मकसद बिल्कुल साफ है, 1 सिटीजन 1 वोट के प्रिंसिपल को एनफोर्स करना। यानी ये क्लीन अप आर्बिट्ररी नहीं था। हर डिलीशन के पीछे एक डिफाइंड रूल, वेरिफिकेशन प्रोसेस और लीगल लॉजिक मौजूद था। असल सवाल अब ये नहीं है कि नाम क्यों हटे, बल्कि ये है कि जेन्युइन वोटर्स के राइट्स कैसे प्रोटेक्टेड रहेंगे। और यही डिस्कशन का अगला क्रूशियल हिस्सा बनता है। वेस्ट बंगाल में पॉलिटिक्स कभी सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहती। यहाँ हर एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला सीधा पॉलिटिकल मीनिंग ले लेता है। इसीलिए 58 लाख वोटर्स की डिलीशन को एक रूटीन करेक्शन नहीं, बल्कि 2026 असेंबली इलेक्शंस को शेप करने वाला इवेंट माना जा रहा है। सबसे पहले बात रिएक्शंस की। सर 2.0 पर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेस साफ तौर पर डिवाइडेड है। ऑपोजिशन पार्टीज बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट इस डेटा को अपनी विंडिकेशन मान रही है। उनका दावा रहा है कि रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट को एक ब्लोटेड वोटर लिस्ट से फायदा मिलता रहा, जिसमें गोस्ट वोटर्स और इलीगल एंट्री शामिल थी। अब जब इतने बड़े स्केल पर नेम्स हटे हैं तो ऑपोजिशन इसे प्रूफ की तरह पेश कर रही है और मांग कर रही है कि रिमेनिंग लिस्ट पर भी और ज्यादा स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी हो। दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस का स्टांस डिफेंसिव और कॉशियस दोनों है। पार्टी लीडरशिप कहती है कि क्लीन वोटर लिस्ट से उन्हें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन साथ ही वो ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं जेन्युइन वोटर्स तो स्वीप में डिलीट नहीं हो गए। उनका आरोप है कि सेंट्रल एजेंसी इस प्रोसेस के जरिए कुछ स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स, खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटीज को डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट कर सकती है। इस नैरेटिव में सर को करेक्शन टूल से ज्यादा वोटर सप्रेशन रिस्क के तौर पर देखा जा रहा है। इस कंट्रोवर्सी ने इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी पर भी बड़ी बहस छेड़ दी है।
करीब 7.6% इलेक्टोरेट का एक ही साइकिल में हटना एनालिस्ट्स और सिविल सोसाइटी के लिए अलार्मिंग है। सवाल उठ रहे हैं कि इतने बड़े एरर्स आखिर अक्यूमुलेट कैसे हुए? क्या ये पिछले वर्षों की एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर थी या फिर वोटर लिस्ट मैनेजमेंट में कोई डेलिब्रेट मैनिपुलेशन? अब डिबेट का फोकस रेस्टोरेशन प्रोसेस पर शिफ्ट हो रहा है। क्रिटिक्स का कहना है कि प्रूफ देने की जिम्मेदारी अक्सर गरीब और मार्जिनलाइज्ड वोटर्स पर आ जाती है। डॉक्यूमेंटेशन की कमी, अवेयरनेस का अभाव और रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस को फाइल करना उनके लिए मुश्किल बना देते हैं। यहीं पर ये एथिकल सवाल उठता है कि कहीं डेटा प्योरिटी की कोशिश डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को डैमेज तो नहीं कर रही? इलेक्शन से पहले माहौल पहले ही टेंस था और सर 2.0 ने उसमें और हीट जोड़ दी है। कई डिस्ट्रिक्ट्स में, खासकर जहां माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है, मिसिंग वोटर नोटिसेस को एनआरसी से जोड़कर देखा जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिफिकेशन को सिटीजनशिप टेस्ट समझ लिया जा रहा है, जिससे फियर, रूमर्स और लोकल अनरेस्ट पैदा हो रहा है। अब ग्राउंड पर पॉलिटिक्स पूरी तरह मोबिलाइजेशन मोड में चली गई है। रूलिंग और ऑपोजिशन दोनों अपने कैडरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट चेक करने में लगा चुके हैं। आने वाले महीनों में एक फुल स्केल वॉर ऑफ फॉर्म्स देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ डिलीटेड नेम्स रिस्टोर कराने की कोशिश होगी और दूसरी तरफ सस्पिशियस एंट्रीज को चैलेंज किया जाएगा। इस तरह वोटर लिस्ट अब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं रही, वो 2026 के चुनाव की पहली बैटलफील्ड बन चुकी है। इलेक्शन कमीशन के लिए ये एक्सरसाइज नंबर्स और कैटेगरीज का मामला हो सकता है, लेकिन ग्राउंड पर इसका असर एक आइडेंटिटी और राइट्स क्राइसिस की तरह महसूस किया जा रहा है। 58 लाख नामों के डिलीशन ने वेस्ट बंगाल के गांवों और कस्बों में एंजाइटी की लहर दौड़ा दी है। सबसे पहले कंफ्यूजन की बात करें। कई वोटर्स को ये तक पता नहीं है कि उनका नाम क्यों हटाया गया। कोई व्यक्ति पास के गांव में काम के लिए गया था, कोई कुछ दिनों के लिए रिश्तेदार के यहाँ रुका हुआ था और वापस आने पर उसे पता चलता है कि वोटर लिस्ट में उसका नाम मौजूद ही नहीं है। क्लियर इंडिविजुअल लेवल कम्युनिकेशन की कमी ने इस कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया है। इस वैक्यूम में रूमर्स तेजी से फैलते हैं। रूरल एरियाज में सर जैसे टेक्निकल टर्म्स लोगों को समझ नहीं आते। कई जगह ये डर फैल गया है कि वोटर लिस्ट से नाम कटने का मतलब सरकारी स्कीम्स जैसे लक्ष्मी भंडार या रेशन कार्ड भी बंद हो सकते हैं। हालांकि इनका आपस में कोई सीधा लिंक नहीं है, लेकिन लैक ऑफ क्लैरिटी पैनिक को फ्यूल कर देता है। सबसे गहरी चिंता है वोट का हक छिन जाने की। इसका सबसे ज्यादा असर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स पर पड़ रहा है। डेली वेज वर्कर्स, माइग्रेंट लेबरर्स और बुजुर्ग लोग वेरिफिकेशन के समय घर पर मौजूद नहीं होते। ऐसे में उन्हें आसानी से शिफ्टेड या मिसिंग मार्क कर दिया जाता है। इन लोगों के लिए बाद में क्लेम फाइल करना आसान नहीं होता। पेपर वर्क, सुनवाई की तारीखें और ट्रैवल का खर्च एक बड़ी प्रैक्टिकल बैरियर बन जाता है। वेस्ट बंगाल में वोटर आईडी यानी एपिक कार्ड सिर्फ वोटिंग का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये रेजिडेंस और आइडेंटिटी का प्राइमरी प्रूफ माना जाता है। इसलिए वोटर रोल से नाम कटना कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे उन्हें स्टेट के ऑफिशियल रिकॉर्ड से ही डिलीट कर दिया गया हो। इस डर को यहाँ डिवोटर जैसे शब्द और गहरा कर देते हैं, जिनका रीजनल मेमोरी में बहुत भारी इमोशनल वेट है। जैसे ही ड्राफ्ट रोल लोकल ऑफिसेज में डिस्प्ले हुआ, कई डिस्ट्रिक्ट्स में माहौल और टेंस हो गया। एसडीओ और बीडीओ ऑफिसेज के बाहर लंबी क्यूज दिखने लगी, क्योंकि हर व्यक्ति यही जानना चाहता है, मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं। प्रॉब्लम तब और बढ़ जाती है जब लोग इसे पहले हुए कंट्रोवर्शियल एक्सरसाइजेस से जोड़कर देखने लगते हैं। असम एनआरसी जैसी घटनाओं की मेमोरी की वजह से हर ब्यूरोक्रेटिक लिस्ट सस्पेशन की नजर से देखी जाती है। जब 12 लाख लोगों को मिसिंग कहा जाता है, तो पब्लिक इसे क्लेरिकल टैग नहीं बल्कि वार्निंग की तरह सुनती है। नतीजा ये है कि इवन रूटीन वेरिफिकेशन भी फियर और रेजिस्टेंस के माहौल में हो रही है। और इसी टेंशन के बीच इलेक्शन कमीशन पर दबाव है कि वो फरवरी 2026 से पहले फाइनल वोटर लिस्ट को क्रेडिबल और ट्रस्टेड दोनों बना सके। अब सबसे जरूरी सवाल, आगे वोटर्स को क्या करना चाहिए? ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का पब्लिश होना एंड नहीं है, बल्कि ये एक करेक्शन फेज की शुरुआत है। इलेक्शन कमीशन ने साफ टाइमलाइन रखी है ताकि 2026 के चुनाव से पहले एरर्स ठीक किए जा सके। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल अब ऑफिशियली बाहर आ चुकी है।
इस लिस्ट में वही डिलीशंस रिफ्लेक्ट होती हैं जिनकी हम अब तक बात कर रहे थे। इसलिए हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुद जाकर वेरीफाई करे। पोलिंग स्टेशंस, म्युनिसिपल ऑफिसेज और सीईओ वेस्ट बंगाल की वेबसाइट पर यह लिस्ट अवेलेबल है। सबसे बड़ी गलती ये मान लेना होगा कि पिछली बार वोट डाला था तो इस बार नाम अपने आप रहेगा। अब आता है सबसे क्रिटिकल विंडो, क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का फेज। ये वही समय है जब अगर कोई गलती हुई है तो उसे लीगली करेक्ट कराया जा सकता है। अगर आपका नाम गलत तरीके से डिलीट हो गया है तो आपको फॉर्म 6 के जरिए रीअप्लाई करना होगा। अगर आपको लगता है कि वोटर लिस्ट में कोई फेक या डिजीज्ड व्यक्ति का नाम मौजूद है तो उसके लिए फॉर्म 7 के जरिए ऑब्जेक्शन दर्ज की जा सकती है। और अगर सिर्फ स्पेलिंग, एड्रेस या पर्सनल डिटेल्स में एरर है तो फॉर्म 8 का ऑप्शन मौजूद है। ये फॉर्म्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी सबमिट किए जा सकते हैं और ऑफलाइन अपने डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशन पर भी। कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पेपर वर्क से मामला क्लियर नहीं होगा, खासकर वो वोटर्स जिन्हें मिसिंग मार्क किया गया है या जिनका डेटा पुराने रिकॉर्ड से मिसमैच करता है। ऐसे मामलों में अथॉरिटीज फिजिकल हियरिंग्स कंडक्ट करेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 30 लाख केसेस स्पेशल स्क्रूटनी में आ सकते हैं। अगर आपको ईआरओ ऑफिस बुलाया जाता है तो वहां आइडेंटिटी और रेजिडेंस प्रूफ के साथ पर्सनली प्रेजेंट होना जरूरी होगा। इन हियरिंग्स को स्किप करना प्रैक्टिकली अपने वोट से हाथ धोने जैसा हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद सारी क्लेम्स, ऑब्जेक्शंस और हियरिंग्स रिजॉल्व होने पर फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश की जाएगी और ये होगा फरवरी 2026 में। यही लिस्ट 2026 असेंबली इलेक्शंस के लिए फाइनल मानी जाएगी। अगर उस वक्त आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो रियलिस्टिकली आप वोट नहीं डाल पाएंगे। अब कंक्लूजन की बात, सर 2.0 वेस्ट बंगाल में सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नहीं रही, ये एक मैसिव सिस्टम रीसेट बन गई है जिसमें एक छोटे देश के बराबर पॉपुलेशन वोटर रोल से हटाई गई। इलेक्शन कमीशन इसे फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी बता रहा है, जबकि ग्राउंड पर यह प्रोसेस एंजाइटी, डिबेट और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट लेकर आई है। इतिहास इस एक्सरसाइज को कैसे याद रखेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि अगले कुछ हफ्तों में जेन्युइन वोटर्स को कितना प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन आम नागरिक के लिए मैसेज बिल्कुल सिंपल और अर्जेंट है। अपना नाम अभी चेक करें। बंगाल की हाई स्टेक्स पॉलिटिक्स में आपका वोट ही आपकी आवाज है। ये सुनिश्चित कर लीजिए कि वो आवाज किसी डाटाबेस एरर की वजह से खामोश न हो जाए। और आखिर में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अहम मुद्दा हमारे साथ अंत तक देखा। अगर आपको ये एनालिसिस इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि सही जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड ग्राउंड लेवल पॉलिसी एक्सप्लेनर्स के लिए पॉलिसी 360 को सब्सक्राइब करना न भूलें।